નમસ્કાર. સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન એટલે મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના આજે આપણે ગુરુવારી બેઠકને બધાને આમંત્રણ છે. બધા ઉપસ્થિત છે, સ્વાગત કરું છું. આજના દિવસ એક અલગ દિવસ છે. જંતર મંતરના એક બીજો અધ્યાય પછી ત્યાંના આંદોલન જે રવીશકુમાર શરૂ કર્યા હતા, જંતર મંતર ડર હો ગયા છું મંતર. હા, તો એ થોડું અઘરું લાગતું હતું પહેલા જયારે જંતર મંતર શરૂ કર્યા એ લોકો. શું હા 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 સોરી, मैं હું હિન્દીમાં બોલું, सॉरी. तो पहले तो रवीश कुमार ने बोला था जंतर मंतर डर हो गया छू मंतर. बहुत बड़ी अच्छी ढंग से बोले थे उन्होंने. और उस टाइम पे लोग इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे, मतलब स्टूडेंट्स इतना नहीं आ रहे थे. लेकिन उन्होंने बात को जिन्होंने समझे थे इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है जंतर मंतर में इकट्ठा होना, तो इसको क्या आगे क्या होने वाला है दिखता था इसका. जैसे लगता है कि समंदर जो पहले किनारे पर जो अपने ढेउ तोड़ता है, 4 किलोमीटर दूर से वो दिखता नहीं है. पूरा लगा कि सपाट एक तालाब जैसे लगेगा आपको. कभी डर भी लगता है क्या होने वाला है. तो ये समुद्र का एक जो प्रकार जो साइलेंट जो था वेव्स, ये दिख रहा था, दूर से दिख रहा था. और वेव्स ऑल ओवर द कंट्री था. और खास करके दिल्ली में जितने से यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन जो हैं, स्टूडेंट्स यूथ जो हैं, हम तो खाली JNU और DU का नाम तो हम जानते हैं, IIT वाईटी जानते हैं, बाकी छोटे मोटे बड़ा इंस्टीट्यूशन काफी उधर हैं. और एक यूथ जो है, और ये यूथ तो एक फोर्स जो होता है, तो यूथ का फोर्स एक तो एक्चुअली बरसात हो रहा है अभी, पूर का तालाब जैसे एक उसके जो अभी आसाम का अगर आप टीवी में देखेंगे तो भी आपको डर लगेगा. अगर आप तो ऐसे ही, मैं तो हकीकत में 19 तारीख को वहां था. आई वॉज देयर ऑन, मैं जंतर मंतर में हाजिर रहा. बहुत, तो अंदर जाना भी मुश्किल था, इतना भीड़ था जंतर मंतर में, मैंने बहुत भीड़. और हमको जाने के लिए भी, मुझे भी तो क्या बोलते हैं जो प्रोसेस में जो बोलते हैं वहाँ, वो क्या बोलते हैं कि आपका जो हमारा स्टेशन में रखते हैं ना, स्कैनिंग वैनिंग होता है सब, तो उसी प्रोसेस में गया. हम लोग गए, बहुत भीड़ भाड़ था. सब लोगों ने अपना मंच बना के, मंच मतलब नीचे बैठ कर ही या कुछ को बैठ कर, नीचे बैठ कर, इतना गर्मी, इतना पसीना. लेकिन आपको देखने वाले एक मैं अन्ना हजारे मूवमेंट में हमने नहीं गए थे, या JP मूवमेंट का जो था, वो जो उनका मार्च जो था, संसद मार्च इमरजेंसी से पहले, वहां हमने ज्वाइन नहीं किया था. दिल्ली विल्ली जाना बहुत खर्चा था, पैसा वैसा भी था भी नहीं. लेकिन ये एक चांस मिला मुझे, यूथ का फोर्स क्या होता है. रविवार था उस दिन 19, और रविवार जनरली स्टूडेंट लोग तो घूमने चले जाते हैं, क्लास होता नहीं, असाइनमेंट होता नहीं है, चले जाते हैं. लेकिन सब में सज धस के आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा नहीं रहे, कोई आ रहा है, आ रहे हैं, आ रहे हैं. और बिल्कुल पूरा भीड़ भाड़ में आ रहे हैं. मुझे देख के मेरा अपना स्टूडेंट डेज याद आ गया. हम लोग स्टूडेंट डेज में 69 में बड़ा मूवमेंट हुआ था, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे. और वो भी एक वायलेंट मूवमेंट था. आप कल्पना नहीं करेंगे कि हमने स्टील प्लांट का फंक्शनिंग बंद करवा दिया था. स्टील प्लांट रेगुलर पब्लिक सेक्टर जहाँ 36,000 लोग काम करते हैं, दैट प्लांट वाज क्लोज्ड और पूरा बंद था. ये ऐसी 2 बार हुआ. और 69 मूवमेंट में हम लोग जो थे स्टूडेंट्स, तो हमारा मन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रेंच स्टूडेंट मूवमेंट का वो क्वान बैंडिट वाली बार हमको बार बार याद आता है. और 68 69 एक बहुत सारा दुनिया में एक उथल पुथल चल रहा था. शायद अभी भी लग रहा है कि दुनिया में उथल पुथल होने वाला ही है. तो यही है वो जो जंतर मंतर का जो मामला हुआ. तो ये इतना उत्साह देखते हुए लगा. लेकिन 20 तारीख को मुझे जाने नहीं दिया, जिन जहां में था.
आप मत जाइए, अब उम्र हो गया है, उम्र को मुझे एहसास करने दिया। आप ये हो जाएंगे, आपको पसीना बहुत था, गर्मी बहुत था। मैंने बोला आप मत जाइए, टीयर गैस सेल होगा, लाठीचार्ज होगा। तो मैं रखवाली का काम किया, सबको जाने दिया, जहाँ रहता मैं रखवाली का काम किया और खबर लेता रहा क्या हो रहा है नहीं हो रहा। बरसात भी हो रहा था, जगह जगह सुना कि यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है। पिलेटन के बाद में पेपर में देखा, लेकिन पुलिस का अचानक जो शुरू हुआ 20 में, ये मोदी आने के बाद ही हुआ। तब तक पुलिस वॉज वेरी फ्रेंडली, ये लोग बोल रहे थे। पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा था 19 तक, नथिंग। 20 तारीख को ये लोग वायलेंट, किसी को छोड़ा नहीं, लड़कियां, लड़के, छोटे बच्चे, किसी को नहीं छोड़ा पूरा। और ये जो प्लास्टिक वाली जो आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लाठी आया है, वो इसको बढ़ता है ना, वो फाड़ देता है। पहले जो बांस का जो था लाठी, उसमें आपको दिखेगा आपको लाल लाल का, वो जो पुलिस टॉर्चर वाला सीन में। लेकिन जब बांस, ये जो वाला जो प्लास्टिक वाला जो है, जो आपको ट्रांसपेरेंट जो है, वो फाड़ देता है। लड़कियों का भी किया, लड़कों का भी किया, काफी भी किया, वाटर गन ये। और भी मैं जब 92 गया था, मैं कुछ ट्रक तो थे, जो बात आ रहा है कि पत्थर के ट्रक रखे गए थे, मैंने देखा हूँ, हैव सीन पत्थर का। मैंने पत्थर का ट्रक क्यों क्यों है, रास्ता वास्ता बनने वाला होगा। मैंने क्या सोचा, अहमदाबाद में खाली रास्ता बनता रहता है, तो पत्थर का ट्रक रखा होगा कोई रास्ता बनाने के लिए होगा। लेकिन पत्थर का ट्रक रखा गया था, इट वाज केप्ट बाय द पुलिस इटसेल्फ पूरा। और उसी से पहले एक पुलिस ऑफिसर जो एक्शन नहीं करता था, वो हट गया, दूसरा पुलिस ऑफिसर आया, वह सिंपैथेटिक, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मोदी और अमित शाह आने के बाद ये रिवेंजफुल एक्ट काफी, और ये हुआ। तो ये एक नजारा जो था, ये नजारा जो था, ये अजीब सा नजारा था, बहुत सुंदर। एक आपका जवानी याद आ जाएगा, आपको भी कुछ करने की इच्छा हो जाएगी, जरूर इच्छा हो जाएगी। अगर प्रकाश भाई होते तो शायद मैंने खुद का लगाते, ऐसा हो जाए जरूर होता, मैं जानता हूँ। ये प्रकाश भाई स्पिरिट जो है, क्योंकि कुछ लोग बूढ़े होते ही नहीं है, मैंने उम्र में होते हैं, मन से नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग में प्रकाश भाई अन्यतम है, अनन्य भी है। तो उसी रास्ते पर हम भी थोड़ा थोड़ा भी कोशिश करते हैं। तो ये जो यू नेवर ग्रो ओल्ड, तो ये बना। और कुछ लोग ऐसे ही ओल्ड हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ, अब बस सब कुछ ठीक ठाक है, ओल्ड हो गए। तो ये जो है, ये एक कवाई जो भारत में जो प्रकार का एक डर सा पैदा हो गया था, जो छू मंतर हुआ, तो अचानक कुछ लोग दे फेल्ट वेरी स्पिरिटेड ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन इस स्पिरिटेड को रखने के लिए, ये तो मैं प्रधान को रिजाइन करना पड़ा, उसकी कहानी अलग है, मौका मिलेगा तो बोलूंगा मैं वो आदमी के बारे में। लेकिन वो तुम्हारा वतन ना, हाँ वो वतन, वतन मतलब, हाँ वतन तो कहाँ, मतलब वतन तो कहाँ है मेरा, वतन तो यही है। ये ज्योग्राफी है, वतन एक ज्योग्राफी है। नहीं, दैट इज एन एक्सीडेंट। आपका वतन तो यही है। आप वही तो बिगिन इन 44 ईयर, प्रकाश भाई आप बिलीव करेंगे, मेरा यहाँ 44 ईयर्स हो गया। हाँ, बोलिए, राइट। तो फिर मेरा तो ये, लेकिन ये बलि का बकरा बना, प्रधान जो है वो बलि का बकरा बना। उसको पहले निकाला होता तो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बनता है, जो है उसको निकाल के चीफ मिनिस्टर बनता। लेकिन बाद में लास्ट को निकाला, निकालने के बाद उसको प्लान, वो भी राज्यसभा में इसको ग्रीटिंग किया। वो रेजिग्नेशन जो है आपका सेक्रीफाइस है। अभी उड़ीसा में आएगा भुवनेश्वर में इसको ग्रीटिंग करने के लिए, तो उसको मैं कल ही आया, भुवनेश्वर से आया, तो वो वहां का पेपर देखता था, उसको ग्रीट, हजारों लोग आएंगे इसको, प्रधान को ग्रीट करने के लिए, ताकि वो फील ना करे वो बड़ा सेक्रीफाइस किया हुआ है, ऐसी बात है। तो ये एकदम, और जिस तरह से डिबेट हो रहा है पार्लियामेंट में, हो रहा है, फिर से एक स्पिरिट दिख रहा है, लोग जो देख रहे हैं लाइव में देख रहे हैं। लेकिन अभी तो हम विजय उत्सव तो मनाएंगे, विजय उत्सव में क्या एजेंडा क्या है, खाने पीने का पता नहीं है, तो बनाएंगे, प्रकाश भी क्या बोलेंगे, और भी सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन जो क्या बोलते हैं इसको, फेशियल रिकॉग्निशन हुआ,
अभी उनको पकड़ के बराबर धुलाई किया जा रहा है। पुलिस का एट्रोसिटी बंद हो गया, इंक्वायरी वनक्वायरी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो सोशल पुलिस जो है, सोशल पुलिस मतलब जिन्होंने जो खड़ा किया है वो अपना दिखा रहा है। मैं भी सुना, मैं पता नहीं था, कोई गाड़ी को रोका था बॉम्बे में, इसको लड़की था उसको पिटाई की। They have started. ये फेस्टल रिकॉग्निशन करके मारना, पिटना, धमकाना, घर में जाना, ये जाना, ये शुरू हुआ है। तो फिर से छू मंतर जो बोल रहे रवीश कुमार, तो उनको फिर से बोलना पड़ेगा कि छू मंतर को फिर से वो नहीं हुआ, और कुछ भी हो रहा है, और भी अटैक हो रहा है, ये बात को लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात जो है कि संग्राम तो कभी खत्म नहीं होता है, लड़ाई चालू रहता है। ये एक प्रकार का युवाओं का जो विक्ट्री हमको बहुत कॉन्फिडेंस दिया, और कॉन्फिडेंस आने से पहले फिर से एक वो खड़ा कर रहे हैं, डर का वातावरण खड़ा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, जो लोग IIT वगैरह पढ़ते हैं, NLU में पढ़ते हैं और स्पेशलाइज पढ़ते हैं, टीचरों का क्या बर्ताव है, वो लोग पुलिस जैसे बिहेव करते हैं या सोशल वॉलंटियर जैसे बिहेव करते हैं, वो मालूम नहीं है। मोर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेरी मच अफ्रेड, अनॉयड विद द टीचर्स ऑल्सो, जो बात करते हैं काफी। भी काफी जगह में ऐसा बातचीत भी हुआ, जो बातचीत उनके साथ भी हुआ। तो यूनिवर्सिटी में क्या होगा, अभी भी कॉलेज खुल रहा है, बाद में और भी क्या हुए आएगा मालूम नहीं है। लेकिन एक बार जो लड़ाई का जीत का वो जो चाक लिया है, तो बाघ का खून मैनीटर का नहीं, जो आंदोलन में जो जीत का जो स्वाद जो लिया हुआ है, उसकी जो क्या बोलते हैं मिजाज कुछ और कुछ होता है, ये मिजाज रहेगा। और मिजाज को रहने के लिए आज का दिन को हमने जीत के दिन में अभी बता रहा था, राजा राम मोहन राय जब ये आगे कदम करते थे, ये समाज सुधार का मूवमेंट करते थे, और वो तो बहुत बड़े आदमी थे, और अपने घर में बुलाते थे, खाना वाना करना, ये करना सब होता था, बुलाए सबको। तो क्यों बुलाया है पूछे सबको, अरे क्यों बुलाया आपको पता नहीं है, किसी को पता नहीं क्यों बुलाया। कहा किसी दुनिया में, शायद आयरलैंड में कहीं किसी जगह में लड़ते हुए कुछ विक्ट्री हुआ है, तो विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने रसगुल्ला और चाय का पार्टी रखा था। हमारा भी आज ऐसा ही है प्रकाश भाई के प्रेजेंस में, तो उसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, और अंदर हम लोग इसको अंदर लें, और आगे वाले दिनों में जो हमारे साथ में जो आते हैं उसको इलेक्ट्रीफाई करें, और ये विक्ट्री को इलेक्ट्रीफाई करे। तो मुझे लगता है कि प्रकाश भाई का आज, प्रकाश भाई आप थोड़ा आज आपका अपना जवानी के दिन में जो करते थे साइकिल वाइकिल चला के तो दिलीप भाई से सुना है आप बहुत उत्पात करते थे आप। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, कभी मैं साइकिल भी चला था। जब सीखता था तब कोने में जाता था, कोई आगे पीछे नहीं आता है, तब हो जाता था। साथियों, आज एक सॉर्ट ऑफ है वैश्विक मिजाज, सारी दुनिया में एक परिवर्तन आ रहा है, और एक देश के नाते, एक जमहूरियत के नाते हम भी उस परिवर्तन में अपने इलाके में अगुवा हो सकते हैं। ऐसे हमारा जो जमीर जागा, उसके आनंद का दिन है, उल्लास का दिन है। याद किया रजभाई ने कि वो जेपी की दिल्ली मार्च में नहीं ज्वाइन हो पाए थे। एटलीस्ट आई हैव वन क्रेडिट, मैं उसमें जा पाया था। दोनों मार्च में था जेपी की मैं, कभी उसकी पे बातें करेंगे। बट ये जो हुआ, उसने 12 साल के बाद पहली बार एक सार्वत्रिक अभय का संचार किया। सार्वत्रिक अभय, इट्स अनयूजुअल। और मोदी एंड अमित शाह, they could not imagine
आरएसएस की रूल बुक में भी ऐसा तो कोई प्रावधान था ही नहीं कि इसको कैसे डील करना। नहीं, एक बात आप समझिए कि जो आज मैंने एक लिखी में उसका जिक्र किया था, सुबह लिखा था भास्कर में कि है। हाँ, कि आप आरएसएस फैमिलीज को टटोलिए, आज उनके घरों के ड्राइंग रूम में जो जनरेशन है, they are not happy with their parents who are from RSS tradition. एक 12 साल तो चल गए, 12 साल से भी पीछे भी जा सकते हैं, बेसिकली 1992 वहां से आप शुरू करें तो वहां से लेकर आज तक, यानी उस वक्त जो यंग माइंड्स जो थे, तो उससे आप शुरू करें। आज नाउ देयर पेरेंट्स, तो ये यंग माइंड्स का तो वो क्या था, तो बच्चों को वो डोंगरे का बालामृत पिलाते हैं। तो इस प्रकार से एक अफीम वाली एक सोखती लेकर जित बच्चे बड़े हुए, एक विचारों की अफीम एक उसमें, और धीरे धीरे करते दिल्ली पहुंच गए वाजपेयी के जमाने में, और फिर अभी तो ये 12 साल तो ये दे नेवर रियलाइज्ड के ये जो सब हमें हमें गुट्टी में पिलाया जाता है, that doesn't suffice the real need, जो जिसे आप राष्ट्र का नवनिर्माण कहते हैं, देश को बनाना कहते हैं, आपकी उसमें शिरा में और धमनी में रक्त तो तब बहेगा जब सर्कुलेशन होगा, जब मेटाबॉलिकली आपका यानी वो चाय और अपचय होगा। तो ये आपकी जो अफीम आइडियोलॉजी है, इट इज नो आंसर फॉर दिस ब्लड सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो आज संघस्थानों में 3-3 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद और अच्छी जगह हो जाने के बाद, और फिर पिछले कुछ साल में तो बीइंग हैविंग आरएसएस बैच एक इन्फ्लुएंस, उसके कारण कहीं ना कहीं अच्छे उसमें जो परिवार सब सेटल हो गए। नाउ a moment started and very interesting. They can't speak with their younger people, younger people, आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई आंसर तो नहीं, आप कहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं, ऐसा ऐसा करके भारत माता की जय, भाई भारत हो खड़ा, ये आपको व्हाट डू यू वांट, आपका समाज का नक्शा क्या है, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात क्या है, तो आप तो कहां थे। ये बाकी और जगह बने ना बने, और जितना भी जुल्म करे, आने वाले 2-3 साल में ऑल द आरएसएस फैमिलीज, देयर यंगर जनरेशन will be working against them or in a different layer, and it's a great it is almost a revolution. It's almost a revolution. We still don't realize, but I think a great process has started. जो बड़ी बात हुई कि भाई निकल गया, एक आज जिस प्रकार से ये आप देखिए, तीन संशोधन लाने की जो बात थी, एक स्टीम रोलर, मोदी एंड अमित शाह, दे आर थिंकिंग ऑफ कोर्स विथ योगी ग्रेट, वो स्पर्धी भी और साथी भी, तो बुलडोजर एंड स्टीम रोलर। बट जंतर मंतर स्पिरिट के कारण और जंतर मंतर ने जो हवा बनाई उसके कारण आज वो बाकी के लोगों से, बाकी के पार्टियों से वोट जुटाने की बात उनकी थी, वो अभी
ठंडे बक्से में हो गए. They have not been able to garner tooth. मान लो आज से 15-20 दिन पहले होता तो they could have garnered possibly, but after जंतर मंतर they cannot. ये बिल्कुल साफ बात है, they cannot. तो सारे देश को एक बड़ा जेल खाना बना के और लोगों को अपनी रैयत बना के रखना, ये जो उनका एक ख्याल था वो आज खत्म होने जा रहा है. ये रैयत शब्द मैंने इस्तेमाल किया, एक्चुअली जब गांधी जी ने थोरो के सिविल डिसोबीडियंस का अनुवाद किया, इट वाज नॉट एग्जैक्टली ट्रांसलेशन, इट वाज अ फ्री रेंडरिंग थोरो के सिविल डिसोबीडियंस का. आज से 100-125 साल पहले जो हुआ था, तो ट्रांसलेशन उनके साउथ अफ्रीका देश में. तो उन्होंने उस वक्त की गुजराती में लिखा था थोरो का जो क्या कहते हैं, उनका कहना का सार क्या है. तो द फर्स्ट सेंटेंस वाज दिस કે પહેલા આપણે મરદ છીએ અને પછી રૈયત છીએ. ધીસ ઇઝ ગાંધીઝ ગુજરાતી. આજે પેલા ફેમિનિન એમાં આ મરદ શબ્દ બેસે નહીં, એટલે મેં એનું સરળ ગુજરાતી કર્યું કે પહેલા આપણે નાગરિક છીએ અને પછી તમારી પ્રજા છીએ. પહેલા આપણે નાગરિક છીએ અને પછી તમે અમારા રાજ્યકર્તા છો. તો ये जो this message has gone loud and clear. देखने जैसा है. आज मैंने लोकसभा की कार्यवाही कुल मिला के क्या 13 दिन और 13 मिनट या 23 मिनट देखी, तो क्योंकि हर 5-7 मिनट में वो बंद कर देते थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू फेस द ऑपोजिशन. ऑपोजिशन का अपना इतना जोर है ऐसा तो नहीं है. आखिर राहुल के पास भी में भी 99 एमपी, अखिलेश के पास कुछ होगी, लेकिन ऑल सेड एंड डन जिस प्रकार के मैनेजमेंट है उसमें तो मेजोरिटी तो अभी भी मोदी और शाह के पास है. अभी तो बट दे वर नॉट एबल टू फेस द हाउस. आज सुबह जब लोकसभा शुरू हुई तो तीनों जो फर्स्ट रो में बैठते हैं हाउस में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, both the three were not there. एक बेचारे नितिन गडकरी बैठे थे और जमाई लेते वो बगा सुखाए, और शायद इसे मल रहे हो कि पता नहीं. नितिन गडकरी बैठे थे, बाकी ये उनके फ्रंट बेंचर ये जो तीन है वो फिर राजनाथ सिंह आए देश से, लेकिन ये मोदी ने तो हाउस में आना जरूरी नहीं माना. यानी ही कुड नॉट समन करेज. वो पहले राहुल लोकसभा में बोलते थे कि मेरी आंख में आंख मिलाकर आप बात नहीं कर पाएंगे, आप डरे हुए हैं, यू आर कांग्रेस. तो ये बोलते थे, लेकिन मोदी मान लो सुन लेते थे. लेकिन नाउ ही हैज लॉस्ट दैट एंड वो आए नहीं. तो उनका नहीं आ पाना और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बुलडोजर नहीं चला पाना, इससे ये अपने आप में एक बड़ी बात है. मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन मैं कहूं कि अगर ये स्पिरिट चालू रहा तो आने वाले कुछ महीनों में, दैट इज लेटेस्ट बाय mid 27, latest by mid 27, we are either in for a new election or in for an oppressive state. ये दो ही ये है, either an oppressive state or early election, midterm election. ये आने by mid 97 ये ऐसा एक माहौल बन रहा है. तो विजय का आनंद है. जो जिस इसकी टीका करते हैं ना सब, तो ये भी यानी ये अभ्यास करने लायक है. जैन जी की भाषा क्या है, कैसी है, और ऑफ ऑल द पर्सन्स कंगना रनौत के उच्च विचार सुनने मिलते हैं.
दैट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। देखो ये अपने मोदी जी जब फेस नहीं कर सकते तब किसी को खड़ा कर, पहले स्मृति को खड़ा कर देते थे वो लिखने में बोलने में, फिर अब कंगना बहन से चला लेते हैं, लेकिन ये ही इज नॉट एबल टू फेस। और ये सब लोग जो लिख रहे हैं आरएसएस के आइडियोलॉग वगैरह, ये राम माधव एटसेट्रा, दे आर नॉट एबल टू रियली आंसर एंड स्टैंड अप टू इट। तो अपोजिशन में एक मुश्किल या वो होगी शायद कि वो कब इकट्ठा हुए, कितने हो गए, बट बाय ऑल मीन्स इट सीम्स के दिस डेज राहुल इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। फिर क्या होता है आई डोंट नो, बट इज लीडिंग फॉरवर्ड। और बिल्कुल पक्का मुद्दा लगाया है कि भाई आपने ये तो लाओ, अगर ये पैलेट गन चलाई तो किसने वो ये किया था, सम हाईएस्ट अथॉरिटी से ही करना चाहिए। तो अमित शाह ने अगर परवानगी दी है तो अभी वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर विदाउट इस नॉलेज ये हुआ है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है। He has to face it. And Delhi police is totally under central government. So Delhi police reports to Amit Shah. Delhi police is under Amit Shah. तो ये सब इश्यूज खड़े हुए, बट एक बात साबित हो गई, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब वो स्टूडेंट रेवोल्यूशन का जिक्र किया, कौन बेंडिट वाली बात, कौन बेंडिट, हाँ, लेकिन गुजरात में अगर आए तो नवनिर्माण के तो इसमें विथ ऑल इट्स लिमिटेशंस जो छात्र युवा शक्ति है, अब आजकल उनको जैन जी कहते हैं, ठीक है, वो जो छात्र युवा शक्ति है, बड़ा परिवर्तन सस्टेन करने को as in this democracy, in every democracy, you need political parties, and you can't wish them away. But जो निर्णायक पहल होती है वो लोग सिस्टम में उतने बधे हुए नहीं है, उनके ओर से होती है। ये जैन जी और छात्र या छात्र युवा शक्ति जो भी कहे, वो रिमाइंड ऑफ आर्किमिडीज, वो कहता था ना कि मुझे पृथ्वी के गोलक के बाहर एक जगह दे दो तो मैं सारी पृथ्वी आपको उच्चारण के नियम से एक कर। अपने दिलीप भाई विज्ञान वाले हैं तो भी वो भी सर हिलाते हैं, तो हमारी बात में कुछ तो सही होगा। हाँ, आर्किमिडीज। तो ये जो आपकी छात्र युवा शक्ति है, ये क्योंकि अभी सिस्टम का भाग इस माने में नहीं, जिस माने में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी है, ऐसी साइड को इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि हम वी आर मोर लाइक अ मूवमेंट। कॉर्पोरेशन तो जो होगा वो होगा, लेकिन बेसिकली द प्लस पॉइंट इज दैट इट इज लाइक अ मूवमेंट। तो ये जो छात्र युवा शक्ति की मूवमेंट आती है वो परिवर्तन की प्रोसेस को अशर इन करती है। फिर दो बात होती है, एंड वी हैव टू फेस इट एवरी टाइम, कि ऑर्गेनाइज्ड पार्टीज एट सम point may take it over, and some of them may perform well, not totally, but generally speaking consistent with the values of the change, and some of them they go a bit power वाला। ये तो होता है हर जमाने में, ये रिस्क लेना होता है, जो कि जो लोग, मैं गुजराती में एक फ्रेज यूज करता हूँ कि हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे होते हैं, भला भाई भोड़ा भाई लुगड़ा संकोर भाई, भला भाई भोड़ा भाई लुगड़ा संकोर भाई, तो ऐसे लोगों का तो कुछ, तो यू टू फाइट इट आउट। अब ये बनता है कि हमने और आपने एक बड़ी उसमें भूमिका ली, लेकिन फिर पॉलिटिकल पावर का जो मैथमेटिक्स
या होती है, उसमें पार्टीज आएगी और लोग आएंगे, ये तो होता रहता है. बट पॉइंट इज कि समटाइम्स ये जो नए लोग आते हैं पार्टीज में भी, वो आपके साथ रहकर संवादी धोरण से काम करते हैं. समटाइम्स दे गेट सो पावर मोंगर. तो बट वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू फेस इट. And ultimate, maybe in the process we suffer. Huh? But to use a Christian phrase, blessed are those who suffer. Huh? I really feel blessed when we all have a chance to fight. We all have our moments of struggle. And really one feels blessed when there is a feeling of struggle, participating in historical process. We are not individuals, but a part of great historical process and and a part of the process of revolutionary change. So that makes our lives livable. मैं दोहरा हूँ, we may or may not change the state totally. हम गाते तो है कि निजाम बदलना है. We may or may not be able to change nizam totally, but at least at the end of the life, we will realize that we have played our innings and we proved our existence. हमने हमारे वजूद की प्रतिष्ठा की. That we were fighting for a new world. अब इतिहास तो एक लंबी ये है. आपने वो आयरलैंड की बात की, राम मोहन राय की. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक कोई जलसा था सालाना कोई. Ram Mohan Rai had organized a party in Kolkata to celebrate and salute French Revolution. तो ये तो एक विश्व स्तर पर चलता है. 68 की जो बात आपने की तो वर्ल्ड स्तर पर थी. तो धीरे धीरे 3-4 साल में, 5 साल के बाद गुजरात में भी आ गई. बट द प्रोसेस स्टार्टेड इन 68. और वही भी बिगिनिंग तो एजुकेशन की उसकी ही थी. जो ये आप कोहन बेंडिट को या यूरोप अमेरिका के और छात्रों को पढ़िए उस जमाने के. अब और फिर वो मार्कुस की किताब उस जमाने में कभी पढ़ जाए, वन डायमेंशनल मैन. हम ये हमारे खाने पीने जीने में या पढ़ने में लेकिन ऐसे एक केंद्रीय रहते हैं तो हमारा कोई और डायमेंशन रहता ही नहीं. यानी जो एंगल्स ने जो लंदन की चॉल्स में रहने वाले लोगों की का स्टडी किया, उसमें ये यूज वन वंडरफुल उसकी एक व्याख्या परिभाषा की थी कि वो क्या लंदन स्लम्स में आपकी जिंदगी कैसी है. अनफीलिंग आइसोलेशन. आई रिपीट दिस वर्ड्स. आई थिंक के सारे एलियनेशन के प्रोसेस को समझने के लिए, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एलियनेशन की प्रोसेस का आप समझना है तो लंदन स्लम्स में रहना और आप सब एक अनफीलिंग आइसोलेशन महसूस करते हैं. तो लेकिन जब आप परिवर्तन का साथ सुनते हैं और मैदान में आते हैं, खेतों और खलिहानों में से भी, फैक्ट्रीज में थी भी, ऑफिस में भी थी और आपके कुशादे जीवन में से भी, देन यू विल रियलाइज आपको अपने अस्तित्व का वजूद महसूस होता है. मुझे और आपको अपना जीना सार्थक लगता है बिकॉज हमारा खाना पीना उठना बैठना सब स्थित प्रज्ञा की गीता की व्याख्या स्थिति प्रभाषित की मासित व्रजेत की. बट व्हेन a revolutionary idea touches you and you are in a struggle, आपका खाना पीना उठना सब बदल जाता है और जिंदगी में एक प्रकार की, in spite all the so-called failures, you have a sense of fulfillment. So the Jantar Mantar event has given us
a sense of fulfillment. At least it has made us realize कि निजाम को हम बदल सकते हैं. The process has started. भी ये जो खुशी मनाते तो वो क्या किस लिए है कि बीच में सारे दिन युद्ध करने के बाद रात को जरा बैरक में जाकर आराम कर लेते हैं, लेकिन सो दैट वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द बैटल. तो इस प्रकार से मैं ये जंतर मंतर के बारे में मेरा आनंद जो मुझसे ज्यादा शायद आपको व्यक्त करना चाहिए था, क्योंकि यू बीन देयर एंड अदरवाइज आल्सो यू बीन वेरी एक्टिव. तो ये बात है. ये बात तो सही है जी. कि ये बात तो सही है कि in next 12 months, middle of 27, there are 2 or 3 possibilities. One is total, what sir said, dictatorship, or it could be the change in the socio-political structure of India. That is, even if suppose BJP remains in power, Even then, yes, there will be lot of change. The heads will change, the concepts will change, the thoughts will change, the actions will change. What we find today, extremism in the principles of BJP or RSS, that will definitely be gone. So, either dictatorship, either the change in the party system, or there may be an opposition in the ruling party. But another thing I foresee is that now onwards, thanks to Gen Z, whenever a new system will come as a new government or new party, there will be definitely drop in corruption. Because one thing they have said that if it may be Congress, Social Janata Party, they have been blackmailed only because of some sort of corruption somewhere in their careers, and they had to forgo their self-respect and join a party where they used to obey orders of the top senior people. So there will be some drop in the corruption also, and there will be increase in the faith in technology and science, because nowadays everything is attributed to God, everything is attributed to religion. And particularly, religion is used as a tool, and not that they love religion, but it is used as a tool. Even when Ram Mandir problem was there, they said that it is our money, and yes, our fund, and if it is robbed or haste is there, then it is our responsibility. Why do you worry? But that is not the right, of course, approach. So people will also have a different view of religion. They don't want the religion to be misused by politicians yes, correct. and this type of people. So these changes are there Visible. which are visible and which will be there. Right, sir. नमस्कार. अभी ये जैन जी का तो आंदोलन सफल हुआ, लेकिन अभी भी शंका है सफल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये ब्रूटलिटी शायद बढ़ेगी, ऐसा एक ओपिनियन बढ़ेगी. यूपी में ब्रूटलिटी ज्यादा बढ़ने वाली है ज्यादातर, और ये चीन की तरह करने वाले हैं. चाइनामैन में जो हुआ उस हिसाब से ये बिहार और यूपी में धमका करेंगे. दूसरा कि जो पत्थर कोर्ट में तो ये सरकार पूरी तरह गिर गई है, क्योंकि पत्थर वाली ट्रक का भी रहस्य खुल गया है. विजयता पत्रकार उससे बता दिया सब कि 16 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था लुटिनस रोड पे, और वो ट्रक पुलिस स्टेशन में थी. उसके बाद ये 18 तारीख की रात को इधर आ गई. और वो दूसरा अभी जितने भी इसका खुलासा कर दिया है ये पैलेट गन का. और तीसरा ये जो मुझे नॉलेज है कि ये अपने धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, उसके पीछे जो कारण दिखता है, ये तो सबसे पहले जिस दिन
21 तारीख को हाँ, वो ऑनर केस बंद करवा दिया 6:30 बजे शाम को। और छत्तीसगढ़ से और पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट किया था सीआरपीएफ को। जब सीआरपीएफ को लिफ्ट किया दिल्ली में, तब सीआरपी के जो भी बड़े होंगे कमांडर के जो भी एक्स उन्होंने लाठी चलाना, जो 20 तारीख का बन गया था, तो उन्होंने लाठी और पहले गन चलाने का मना कर दिया था कि हम विद्यार्थी पे गन नहीं चलाएंगे, लाठी। एक ये बना तो सरकार डर गई। और दूसरे दिन ये आरएफ का भी बना, आरएफ की जो टॉप है वो लेडी है, उसका भी स्टेटमेंट आ गया। तो जो हमारी तरफ से गन चली है पैलेट गन, वो बहुत ज्यादा है, ऐसे गन नहीं चलाने चाहिए। वो खुद लेडी ने बोला, आरएफ की लेडी ने बोला। हाँ। इसलिए ये कोर्ट में तो सरकार पूरी तरह से- पुलिस कांस्टेबल रिजाइन। वो पुलिस कांस्टेबल ने रिजाइन किया, वो तो ऐसा बोलते हैं कि वो सस्पेंड था, लेकिन दूसरा एक पीएसआई ने रिजाइन किया। हाँ, एक डिसिप्लिन किया, दूसरा पीएसआई ने किया। पीएसआई छुट्टी पे था, ये इलनेस के लिए थे, माँ की बीमारी में था, लेकिन उसकी वो छुट्टी उसकी खत्म हुई, तो उसको बोला कि चलो तुम हाजिर हो जाओ। बोला कि अरे अभी मुझे मेरी छुट्टी बढ़ाओ। सरकार ने बोला कि नहीं, तुम्हारी छुट्टी नहीं बढ़ेगी, तुम हाजिर हो जाओ। तो उससे उसी दिन उसने रेजिग्नेशन कर दिया। यानी स्थिति कोर्ट में खराब है, लेकिन बाहर तो स्थिति मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। ये सरकार लड़कों को बहुत मारेगी कूटेगी। 300 लड़कों के फोटो नाम छापे बिहार में, तो दिल्ली में भी ढूंढ कर रहे हैं सब कोई। और वो जुवेद का नहीं, जुवेद की पूरी फैमिली को अंदर कर दिया। बिहार में एक 47 कबूल कर लिया। हाँ, उन्होंने कबूल भी किया और पुलिस को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन अभी लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अभी चल रहा है। हाँ, अभी बहुत तकलीफ हो रही है बस। और ये सब ये लड़कों थे, इसलिए ये सरकार उनको बना गई। जैसा अन्ना हजारे में जब ये मिनिस्टर अन्ना हजारे से बात करने गए थे तंबू में, तब उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते थे, ये कायदा बना ले। लेकिन तब कोई जानकार होंगे, केजरीवाल जो भी कोई जानकार, प्रभात प्रसाद भूषण, तब उन्होंने बोला कि नहीं, इस हिसाब से मत बनाओ कानून, ये अधिनियम के हिसाब से बनाओ, तो हम ये उपवास छोड़ेंगे। लेकिन लड़कों ने ऐसा नहीं किया था, लड़कों उसकी बात में आ गए और ये बात बन गई। धन्यवाद। But there is a psychological victory. Dharmendra Pradhan resignation is a victory. And the way he was received by the ruling party, हाँ, वो तो इतना बदला लगा कि they what political circles they have. बेसिकली मेरा मतलब हुआ, खड़ा होकर बोलना है क्यों? हाँ, तो बेसिकली मैं प्रोटेस्ट में गया था, तो मेरे पास रिस्पेक्ट हो रहा है। हाँ, तो मतलब मैं नरेंद्र मोदी के एंगल से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बेसिकली क्या किया, तो मेरे हिसाब से एक साइलेंट बार्गेनिंग था उनका। बेसिकली उन्होंने जानबूझ के इतना खींचा कि जो मूवमेंट जब शुरू हुई थी तब काफी सारी डिमांड्स थी। एक प्रॉपर एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करने की बात थी, और एनटीए को स्क्रैप करना था, वो सारी चीजें थी। नीट को भी बंद करने की बात थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी बंद करने की बात थी। लेकिन इवेंचुअली एक ही चीज हुआ कि उन्होंने बेसिकली एक व्यक्ति को रिजाइन करवा दिया, और पूरा सबको लगा कि पूरा हम लोग जीत गए। मतलब जीते ही है, बट हम लोग को लगा कि हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। बट बेसिकली अगर उसका रिप्लेसमेंट भी देखे, प्रहलाद जोशी है, आरएसएस का आदमी है, जाहिर सी बात है अब हमारे जो एजुकेशन सिलेबस हो गया उस पर कहीं ना कहीं एक सेफ्रोनाइजेशन की ट्राई होगा कि हम हिंदू कितने सुप्रीम थे, हमारी संस्कृति कितनी आगे थी। तो ये सब चलता रहेगा। तो ये नरेंद्र मोदी ने ये जो किया है, मुझे उस हिसाब से लग रहा है। और दूसरा एक फियर है जो मुझे जेन्युइनली लगता है कि 20 जुलाई को जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप अपने बच्चे को भेजेगा। बच्चे खुद जा सकते हैं, लेकिन एक काइंड ऑफ एक फियर हो गया है, बिकॉज जो जिस तरह से पुलिस ने मारा है उस हिसाब से मतलब कंसर्न सबका बढ़ गया है। मतलब इट्स एन एनकरेजिंग थिंग एज वेल, बट एट द सेम टाइम वहां पे थोड़ा जो फियर करना था वो भी हो गया है। और मतलब मेरे हिसाब से मैं जब ऑब्जर्व किया, मुझे लगा कि पुलिस का भी एक पर्सनल इश्यू था। मतलब बेसिकली पुलिस का भी इंसान ही है, उनका भी एक पॉलिटिकल बायस होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक जो उनका पॉलिटिकल बायस है, जो खुद का पर्सनल है, नॉट बी बिकॉज ऑफ ऑर्डर्स, बट उनका जो खुद का है, जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है, वो भी दिख रहा था जब वो लोग इस तरह से लड़कियों को, बच्चों को लाठी मार रहे थे। और मतलब वो कील लगा दी थी, वो बेसिकली जो डंडे थे उसके ऊपर। तो कोई आदमी अपने ही देश के अंदर ऐसा कैसे कर सकता है? ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। तो और एक अच्छी बात मैं कहूंगा जो मेरे हिसाब से अच्छी है, वो ये है कि भाजपा का जो प्रोपोगेंडा था वो इस बार पूरा फेल हो गया। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान से फंड आ रहा है, सब हंसने लगे कि क्या बकवास कर रहे हो।
फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जमात इस्लाम ने सपोर्ट किया है, वो भी पता लगी फेक स्टेटमेंट, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और अब सब मजाक में सार्केस्टिकली कह रहे हैं कि हाँ भाई बहुत पाकिस्तान से पैसा आ रहा है हमको, तो अभी चाय पिलाया पाकिस्तान ने। तो तो ये जो उनका प्रोपोगेंडा था ना, जो सबको एंटी नेशनल बोल देने का, अर्बन नक्सल बोलने का, तो वो इस बार फेल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें हैं कि इसको ध्यान में रखने की जरूरत है जब हम सेलिब्रेट करते हैं इस प्रकार के इवेंट को। तो थैंक यू। सब एक बात कहना भूल गया, इसमें अमित शाह का रोल बहुत बड़ा है, मोदी से ज्यादा अमित शाह का रोल है। ये 20 तारीख के उल्लंघन, तो होम मिनिस्टर है ना? हाँ, होम मिनिस्टर नहीं, ऐसा कुछ है। एक समाचार ऐसे लिखे, पहले 20 तारीख को मार्च चालू हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान ने, मोदी तो बहुत बड़ा आदमी, तो अमित शाह को उस समय अमित शाह कंट्रोल में बैठा ही था, तो अमित शाह को उस समय बोला कि मैं रिजाइन कर देता हूँ। अमित शाह ने मना किया कि नहीं, उसको तो बदमाश चाहिए पूरा, अहमदाबाद का बदमाशी करिए, बदमाश है पूरा। तो अमित शाह ने मना किया कि नहीं, मैं सबको दबा दूंगा। फिर ज्यादा जब मार्च चालू हुआ तूफान, तो उसने फिर से बोला कि भाई मैं राजीनामा दे देता हूँ, ये सब हो रहा है अच्छा नहीं लगता। अमित शाह ने फिर भी मना किया और आखिर में ये सब हुआ। फिर 2 दिन के बाद राजीनामा कर दिया। इसमें अमित शाह तो अभी चाइना जैसा करने जा रहे हैं, चाइना मन चौक में जो ट्रेन चली थी ना, उस हिसाब से करने गया। लेकिन अब तो ये सब जो प्रूफ है सब कोर्ट में, सब उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट में सब जा रहे हैं। पैलेट गन जा रही है, ट्रक जा रही है, मारुति कार जा रही है, फिर अपना पत्थर मुख्य है। अच्छा, पत्थर में ना वो 16 तारीख को एक्सीडेंट हुआ है न्यूट्रिशन रोड पे। वो ये आने आप ये अपने क्या न्यूज लॉन्ड्री ने सब उस पूरी मूवमेंट बताई कि कहाँ से विजयंता है ना, उसे सब निकाल के लिया। विजयंता रिपोर्टर है, उसे सब ढूंढ के लिया कि 16 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, ये ट्रक और मारुति उसके कब्जे में थी। और फिर ये पुलिस स्टेशन से बाहर मेरे ख्याल से 18 को आ गई, 18 को 19 को इधर आ गई। ये जब इतना प्यारा था इधर आई कैसे? और इन्होंने फरियाद भी की। उसके बाद ये यूथ कांग्रेस की कार्यालय पे चली गई, इधर से हटके यूथ कांग्रेस के कार्यालय पे 3 दिन पड़ी। फिर उन्होंने वहाँ पे फरियाद करी। ये सब ऑन डॉक्यूमेंट है। इसकी तकलीफ तो पड़ेगी साहब। धन्यवाद। बात तकलीफ तो पड़ेगी बराबर। आप लोगों के बीच पहली बार मतलब शामिल हुआ हूँ और इसके लिए शुक्रिया। और ये प्रोटेस्ट, आंदोलन और इसके बाद जो हमें परिणाम देखने को मिले वो हमारे लोकतंत्र को मतलब कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पुख्ता करने के मतलब संकेत है। और एक जो नैरेटिव पिछले 10-12 सालों से बनाया गया था कि हम जिन्हें इलेक्ट कर संसद में भेज रहे हैं उनमें से कुछ लोग मसीहा है, वो जो नैरेटिव था, वो जो मान्यता थी, इस आंदोलन ने उसे मतलब जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। तो इस बात की खुशी है कि लोग समझ रहे हैं कि हम किसी को भी चुनकर भेज रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाज़ है, हमारे प्रतिनिधि है, न कि कोई मसीहा। और जो पिछले 1 दशक से जो देश की जनता सवाल पूछना भूल गई थी, जो है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो, मतलब जो है वो सही है और एक व्यक्ति जो कर रहा है वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये जो धारणा थी, उस धारणा को धीरे धीरे छोटे पैमाने में सही पर बदलने का काम किया है। और इसके बाद मुझे इस आंदोलन के 2 पहलुओं पर बात करनी है, मतलब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस आंदोलन को कहीं ना कहीं खूब समर्थन मिला, अलग अलग तरीके से समर्थन मिला, पर कुछ ऐसी ताकतें थी, कुछ ऐसी कोशिशें थी कि इस आंदोलन को पिछले 10 सालों में जितने आंदोलन हुए उसी तरह से इस आंदोलन को भी खत्म कर दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए या फिर किसी भी तरीके से पूरा कर दिया जाए। उसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये रही उस प्रयासों में कि हर बात को संस्कृति से, हमारी परंपरा से, हमारे रिवाजों से
या फिर संस्कारों से जोड़ा गया। तो एक बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज के कई पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर आप किस पहलू को उठाकर लोगों के सामने, किस परिप्रेक्ष्य में जनता के सामने रखते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर कलेक्टिवली लोगों की, छात्रों की, युवाओं की आवाज ये थी कि परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो लापरवाही हुई है, उसके खिलाफ सिर्फ जवाबदेही तय की जाए। और बस यही आवाज थी आंदोलन की। यहाँ कोई आकर कोई अलग नारे लगा रहा है, कोई जेंजीज, कोई अलग तरह के अश्लील पोस्टर दिखा रहा है, तो ये आंदोलन की या फिर जनसमूह की आवाज नहीं हो सकती। वो उनकी व्यक्तिगत सोच है और वो उनके लिए स्वतंत्र है, पर उसको आंदोलन का चेहरा बनाकर पेश करना ये कतई गलत है, और यही किया गया। दरअसल ये एक पैटर्न रही है पिछले 10-12 सालों से। कैसे बदनाम करना, उसे कैसे मतलब निरस्त किया जाए, निरस्त। और उसमें सबसे आसान तरीके रहते हैं कि फर्जी देशभक्ति, संस्कार, धरोहर, परंपरा वगैरह वगैरह, जो बड़े खोखले होते हैं वाकई। और एक और बात थी कि इस आंदोलन के विरोध में, और धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन के बाद जो बार बार कही गई कि इससे रिफॉर्म क्या मतलब आया, शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया। भाजपा का एक बड़ा नेता शिक्षा मंत्री के पद पर था, उसकी जगह कोई और वैसा ही व्यक्ति उस पद पर आसीन हो गया। तो मतलब कुल जमा ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि इससे हासिल कुछ नहीं है। सत्ता का केंद्र व्यक्ति, उसकी मानसिकता और सारी पॉलिसी वही है। तो इस आधार पर इस आंदोलन को जो कम आंकने की कोशिश कर रहे थे या फिर की जा रही है अभी भी, उनसे सिर्फ मेरा ये कहना है कि रिफॉर्म लाना, पॉलिसीज बनाना, जनता के हित में विचार करना, जनता के हित में सही निर्णय लेना, वो उन लोगों का काम है जो संसद में बैठे हैं। हमारा काम सिर्फ उन्हें चुनना है, उन पर भरोसा रखना है, और जब जब वो भरोसा टूटेगा तब तब आवाज उठाना है। वो सक्षम है इसलिए वहां पर है, वो हमारा भरोसा जीत सके है इसलिए वहां पर है। उनके नीचे 10-10 सेक्रेटरी की फौज है, तो वो पॉलिसी बनाने के लिए सक्षम है इसलिए है। हमसे आंदोलन कर रहे किसी भी व्यक्ति से अगर ये पूछा जाए कि तुम्हारे आंदोलन से, तुम्हारे विरोध से बदलाव और रिफॉर्म क्या आएगा, तो हो सकता है उसके पास कोई जवाब ना हो। उसके पास सिर्फ और सिर्फ कोरा विरोध हो, कोरी असहमति हो। पर वो असहमति और विरोध बहुत ताकतवर होता है, और रिफॉर्म और बदलाव की जिम्मेदारी विरोध करने वाले व्यक्ति की नहीं है। We have elected them and we are paying for them. वो मंत्री है, उनका काफिला निकलता है तो आधे घंटे के लिए हमारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, क्योंकि उनका समय महत्वपूर्ण है। हमने उन्हें समय दिया है, उन्हें सुविधाएं दी है, इसीलिए कि वो इत्मीनान से बैठकर हमारे लिए सोच सके। हमारा काम यही है कि उन्होंने जो सोचा है, उन्होंने जो किया है, वो हमारे हित में है, हमारे पक्ष में है या नहीं, यही देखना हमारा काम है। अगर वो नहीं है तो हमारा काम विरोध करना है। अंधा तो अंधा, विरोध से। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही बात, दो बातें थी। और बार बार इस आंदोलन के विरोध में सोशल मीडिया, मतलब सार्वजनिक जगहों पर ये की जा रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं सच नहीं है, क्योंकि इन बातों को कहकर हम जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रिया। बड़ा रिमी बेन आ गई आप। नहीं, एक्चुअली एक दो बात बताने का मन था कि आंदोलन में भी सौंदर्य बहुत हो सकता है, आंदोलन की भी एक अपनी ब्यूटी हो सकती है। ये इस आंदोलन ने साबित करके दे दिया कि आंदोलन भी ब्यूटीफुल हो सकता है। लैंग्वेज को लेकर तो बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं, लेकिन उसको लेकर मुझे सिर्फ एक ही बात बतानी है कि हमने बबूल बोए थे तो आम कहाँ से पाएंगे। तो कभी हमने हमारे सिलेबस में भगत सिंह का युवक आर्टिकल कभी पढ़ाया नहीं, कभी काजी नजरुल इस्लाम की हम लोगों ने विद्रोही कविता पढ़ाई ही नहीं। तो भाषा में सौंदर्य बोध और ये सब कहाँ से आएगा? तो ये तो कमी आंदोलन की नहीं है, कमी तो हम लोगों की है कि ये जो सारी बातें जो है वो कभी
लोगों के बीच में, यंग स्टूडेंट्स के बीच में कभी ये गई ही नहीं है। तो उसके लिए भी सिस्टम ही पूरा दोषी है। उसमें कभी भी छात्रों नौजवानों को हमें मतलब ये भाषा को लेकर उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी जो बात है कि मतलब 20 तारीख को ये जो मार्च टू पार्लियामेंट जो था और जिस तरह से वहां पे लाठियां चली और खास करके गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ वहां पे जो बिहेवियर हुआ उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। जो वीडियोस में हम सबने देखा होगा कि कैसे मतलब एक हायर रैंक का पुलिस ऑफिसर कैसे लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में वो डंडे मार रहा है। ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने भी देखा कि इंडियन पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस जो है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में जो आती है, वो गर्ल स्टूडेंट्स के साथ क्या कर सकती है। तो एट्रोसिटीज मतलब पैलेट गन हमने कभी सोचा नहीं था। जब 2016 में कश्मीर में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जब बड़े स्केल पर कश्मीर में ये जब पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, मुझे पूरा याद है जब कश्मीर के कुछ दोस्त 2014 में जब यहाँ पर आए थे, उस समय पर हम लोगों ने वहां पे मेडिकल रिलीफ किया था। 2016 में वही साथियों ने हमसे और मेडिकल रिलीफ मांगी थी कि हमें कुछ आई ड्रॉप्स चाहिए, और वो आई ड्रॉप्स भी हम लोग यहाँ से भेज नहीं पाए थे। तो हमें लगता था कि ये सिर्फ कश्मीर में होगा, सिर्फ मणिपुर में होगा, लेकिन जंतर मंतर पर हम लोगों ने देखा कि पैलेट गन का इस्तेमाल, AK-47 का इस्तेमाल स्टूडेंट्स पर भी हो सकता है। अगर 2016 में हमने रोका होता, पूरे देश में ये पैलेट गन के खिलाफ अगर आवाज उठी होती, तो एक डर बैठा होता कि ये इजराइल मेड, ये अमेरिकन बनावट की जो पैलेट गन है, एक राउंड में वो 600-700 छुरे निकाल के अटैक करती है, ये कभी भी हमारे स्टूडेंट्स पर नहीं आती अगर हम लोग पहले आवाज उठाए होते। लेकिन थैंक्स टू यंग जनरेशन कि उन्होंने, जो मैंने बताया कि ये आंदोलन की ब्यूटी क्या है, पूरा डर खत्म कर दिया। पहले जो डर लगता था कि हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, होम मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, सबके मन में एक डर था। ये आंदोलन ने पूरा डर खत्म कर दिया कि आप जो चाहो वो बोल सकते हो, ये दोनों के लिए भी बोल सकते हो, और ये बोलना बहुत ही मायने रखता है इतिहास में। ये प्रोटेस्ट ने हमें साबित करके दे दिया। तो ये जो पूरा डर खत्म हो गया, ये मुझे लगता है कि ये आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसका डीपर एनालिसिस भी करना चाहिए, वो तो आने वाले दिनों में भी होगा कि एक को निकाला दूसरा आया, लेकिन दूसरा जो आया वो पहले को अच्छा जताने वाला आ गया। लेकिन जो भी हो, वो तो एक चर्चा चलती रहेगी। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये जो मूवमेंट जो था, अगर ये आंदोलन के अगले पड़ाव तक अगर हम लोग नहीं जा पाए, NTA को अगर हम टोटली स्क्रैप नहीं कर पाए, अगर NTA जिस पॉलिसी के तहत आया है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर हम पूरे देश में एक पब्लिक ओपिनियन नहीं खड़ा कर पाए, तो मुझे लगता है शायद NTA स्क्रैप हो भी जाए। लेकिन क्या CBSE बोर्ड अगर नीट की एग्जाम लेगा तो क्या वो फुल प्रूफ होगी? और नीट की जरूरत भी क्या है? मुझे लगता है कि ये आंदोलन के बाद ये भी डिस्कशन होना चाहिए कि नीट की जरूरत क्या है। 58,000 करोड़ रुपीस का सिर्फ नीट के प्राइवेट कोचिंग क्लास का पूरा टर्नओवर है हमारे देश में। इसका मतलब ये हुआ 12 साइंस की एग्जाम जो भी स्टेट बोर्ड लेता है या सेंट्रल बोर्ड लेता है, उनको खुद के अपने एग्जाम सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो बार बार नीट हो, PG नीट हो, पैट हो, नेट हो, स्लेट हो, HTAT हो, टेट हो, ये इतनी सारी एग्जाम हम पर थोप रहे हैं। उनको खुद की एग्जाम सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है। तो इससे दो बात साबित होती है कि क्यों नीट लिया जा रहा है। एक तो फॉर्म के नाम पे हमसे पैसे बटोरो, लाखों रुपया इससे इनकम जनरेट होती है, और दूसरी 22 लाख नीट की एग्जाम में लोग स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसके सामने सीट कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर 1,27,000। तो अगर आपकी नीट में स्कोर नहीं हुए, अगर आप 720 नहीं ला पाए, आप 500 ही लाए हैं, फिर भी आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप क्वालिफाइड नहीं हो। मतलब हमसे पैसे भी बटोरो और फिर एग्जाम के नाम पर हम पर ही ये इल्जाम लगाओ कि आप ही क्वालिफाइड नहीं हो। तो ये हम लोगों को जो बार बार फिल्टरिंग कर रहे हैं, उनके पास मतलब सीट बढ़ा नहीं रहे। गुजरात में 95 के बाद एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बना है। ये GMERS के नाम पर जो खुली लूट गुजरात में चल रही है, मतलब आप प्राइवेट कॉलेज में अगर MBBS करते हैं तो मिनिमम 50 लाख से 3 करोड़ तक का खर्च होता है। अगर वही डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे तो क्या होगा?
तो मुझे लगता है ये बहुत सारे इश्यू है, मुझे लगता है कि ये आंदोलन को और आगे ले जाना चाहिए। सिर्फ एनटीए नहीं, नीट भी नहीं होना चाहिए। क्यों हम बार बार इतने पैसे, मतलब कोटा में हम जानते हैं 7th या 8th क्लास का बिहार का बच्चा बिहार की स्कूल में एज अ घोस्ट स्टूडेंट, डमी स्टूडेंट वहां पे एडमिशन लेता है और वो कोटा में 8th स्टैंडर्ड से नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आता है। तो ये पूरा नीट को लेकर ये जो पूरा मार्केट फोर्सेस है, ये जो प्राइवेट कोचिंग क्लास की जो लॉबी है, ये हमें ये मार्केट फोर्स की और हमें जबरदस्ती धकेल रही है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एनटीए स्क्रैप ना हो, एनईपी 2020 के खिलाफ भी ये मूवमेंट को हमें अगले पड़ाव तक लेकर जाना होगा और उससे भी आगे सेव पब्लिक एजुकेशन। अगर ये एनईपी 2020 फुल फ्लेजेड वे में अगर इम्प्लीमेंट हो गया, मुझे नहीं लगता कि 5 साल के बाद ये गुजरात कॉलेज बचेगा, नहीं बचेगा। आज भी मतलब कुछ दिनों पहले ही सारे हमारे देश के नेशनल मीडिया ने ये रिपोर्टिंग किया कि पिछले कुछ सालों में मोर देन 94,000 स्कूल्स बंद हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल। तो मुझे लगता है कि ये सेव पब्लिक एजुकेशन का जो स्लोगन है, उसका जो बात जो है वो मुझे हमें लगता है कि पूरे देश में लेकर जाना होगा। वरना आज नीट को लेकर ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत एफोर्ड कर सकते हैं वो नीट की प्रिपरेशन में या नीट की एग्जाम में जाते हैं, वो लोग ही एमबीबीएस में जाते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग बीए, बीकॉम, बीएससी भी नहीं कर पाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन भी हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एनईपी 2020 को टोटलिटी में विड्रॉ किया जाए और सेव पब्लिक एजुकेशन, हमारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस उससे बचाया जाए, ये स्लोगन लेकर हमें पूरे देश में एक पब्लिक ओपिनियन खड़ा करना चाहिए। और अभी ये माहौल है कि ये माहौल को हम लोग और भी कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विक्ट्री को हम लोग जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन ये विक्ट्री को और आगे ले जाए। और जो आपने भी वीडियोस में देखा होगा कि कैसे बिहार के स्टूडेंट्स ने, मतलब हम लोग हंस देंगे उस हिसाब से उन लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, वाटर कैनन चलाया तो वो सामने डांस कर रहे हैं। मुंबई में एक 23-24 साल की एक लड़की, वो पूरा पुलिस की जीप के आगे, मोटर के आगे वो पूरा रोक के खड़ी हो जाती है। मैंने वेस्ट बंगाल का एक वीडियो देखा कि पुलिस मार रही है तो 4-5 स्टूडेंट्स एक होर्डिंग्स पर चढ़ गए और पुलिस उनको रिक्वेस्ट करके नीचे बुला रही है। तो ये सब भी हमारे देश में सब लोगों ने देखा कि अगर आंदोलन होता है तो लोगों का मिजाज कैसा हो सकता है। तो ये सेलिब्रेट भी करें, लेकिन ये आंदोलन जो है वो मुझे लगता है कि और आगे एक नए मजल पर हम उसे लेकर जाए। बस इतना है। Thank you for that, because I was going to sound pessimistic when I'm saying this. Magar, I don't like symbolic victories. This is not the first Jantar Mantar I've seen. I've seen in LCA, I've seen before that the farmers' protest. This is not the first protest that I've seen. Okay. This is not the first. What I'm saying is, this victory for me, someone resigning doesn't matter at all, because this is not the first time that a Jantar Mantar protest has happened. And things change. And they are told that they'll pay 2 crore for the victims, for the people who committed suicide. But it doesn't count from 2017 when Anita in Tamil Nadu committed suicide, the first victim of NEET. And this is deeper because growing up, it was not an option for me to be a doctor because I knew the cost associated with it. And like you mentioned, the public government schools shutting down right now. And every college student who turned up, they are coming from management in public schools, which don't allow them to go for protest. There is a huge necessity for systematic change in all aspects. And it's not just education reform, it's about police reform, judicial reform. Till the Chief Justice watches the videos, it sets a precedent for every other legal aspect in the country. That is not going to happen. Yesterday morning, I got a call from Patna. In 3 police stations, around 240 students were kept for more than 30 hours. Like, this is yesterday, not day before or on 20th. It's still going on. And none of the media is covering it, and that's the biggest thing we have to fix right now, which is like how does medical malpractice for doctors who fail to do their job? There has to be journalistic malpractice. Because yesterday, I spoke to some of my friends in the media and in content. They're getting offers from the BJP cells right now. They want to hire content strategists. They asked me if I want to join as well. And their game is very strong. And we right now have moved on already. And we are unable to talk in our own houses against what's happening. We are unable to talk to our relatives and our colleagues and our batchmates and classmates. And the only thing I can see is
what I hope everyone here will be doing and tell others to do is talk to your chai people. Talk to the people who come to clean your house. Talk to them, show them the videos that they don't have access to. Show them what's happening and show them a sort of solution as well. Otherwise, a few years later, it'll just another thing on Wikipedia that happened. People are forgetting already, and the next time it'll be even harder to organize something like this. So yeah. આમાં જ્યારે જનલોકપાલનું આંદોલન થયું ત્યારે પણ મેં આ જ યુફોરિયા જોયું. તો મેની ઓફ સમ ઓફ યુ વર વેરી યંગ, સમ ઓફ યુ વર નોટ સો યંગ, કે હવે ભ્રષ્ટાચાર ખલાસ થઈ જશે. 4-5 દિવસ અન્નાનો ઉપવાસ ચાલ્યો હતો 4 એપ્રિલ 2011 થી 11 એપ્રિલ 2011 સુધી, અને એના પછી લોકપાલનો કાયદો પસાર થયો ત્યારે પણ અન્નાનો વિડીયો હતો, આમ ઉપવાસ તોડે છે અને તિરંગા લહેરાવે છે. હવે આ આખું જે આંદોલન છે એમાં અમુક વસ્તુ જે અન્નાની અને સોનમ વાંગચુકની જે સિમિલારિટી છે, દીપક અભિજીત દીપકે તો અત્યારે અમેરિકા છે, પાછા આવશે, કે અમુક વસ્તુ ખાસ જોવાની છે કે અમુક અમે ઈવીએમ નો ડેમો અમારા વોલેન્ટિયર જ્યારે જંતર મંતર પરવા ગયા ત્યારે દીપકીએ કીધું કે આમને અહીંયા ઉભા નહીં રહેવા દો, આખું મેદાન અમારે જોઈએ છે. કે અમે કીધું કે આ મેં રવિવારે શા માટે ડેમો રાખ્યો, ખબર છે કે રવિવારે એમનો વિડીયો છે, એ કહે છે કે બીજા લોકોને તમે ખૂણામાં રાખો. હી ડીડ નોટ અલાવ અસ. એના મંચ ઉપર જેટલા લોકોએ ઈવીએમ નો વિરોધ કર્યો બધાને ઉતારી દીધા એમણે, કે એક જ વસ્તુની વાત કરવાની, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રેઝિગ્નેશન. ખાણની રોયલ્ટી સીધી નાગરિકોના ખાતામાં જમા કરો. નંબર 1 પ્રપોઝલ અત્યારે ભારતની અંદર 70% નાગરિકોની પ્રપોઝલ નીટ નથી, એનટીએ હટાવ નથી, એમની પ્રપોઝલ બેલેટ પેપર છે. સોનમ વાંગચુક અને અભિદીપ કે શું છે કે બેલેટ પેપરની વાત અમારા મંચ ઉપર નથી કરવાની. વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ, દે વર વેરી ક્લિયર અબાઉટ ઇટ. અમે કીધું કે અમારા ડેમો જવા દો, હરિપ્રસાદનો વિડીયો તો મૂકો મંચ ઉપર. હરિપ્રસાદનો વિડીયો 2010 નો જેમાં એકચ્યુઅલ ગવર્મેન્ટ ઈવીએમ છે, એ વિડીયો તો તમે તમારા મંચ ઉપર બતાવો. એમણે કીધું હરિપ્રસાદનો વિડીયો પણ અમે અમારા મંચ ઉપર નહીં બતાવીએ, ઈવીએમ મેનિપ્યુલેશન. ખાણની રોયલ્ટી સીધી નાગરિકના ખાતામાં જમા કરવી જેથી ગરીબની ગરીબી ઘટે, ગરીબ છોકરાઓ ભણી શકે, કે ના અમારે એમાં રસ જ નથી. ખાલી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રેઝિગ્નેશન. સરકારી જમીનનું ભાડું નાગરિકોના ખાતામાં જમા કરો જેથી ભાડા ઘટે. કેટલીય સરકારી જમીન ખાલી છે અને મહિનાની 6 મહિનાની અંદર ભાડે આપો. વી આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. જો અન્નાની જેમ જ અન્ના વોઝ ઓલ્સો ઓપોઝિંગ બેલેટ પેપર પ્રપોઝલ. જનલોકપાલના આંદોલન દરમિયાન અન્ના ચોખ્ખું કીધું કે બેલેટ પેપરની વાત નથી કરવાની મારા મંચ ઉપર. અરવિંદ કેજરીવાલ, કિરણ બેદી ઇન્ક્લુડેડ, પ્રશાંત ભૂષણ ઇન્ક્લુડેડ, બરાબર. એટલે આમાં somehow they wanted to ensure કે ગરીબ માણસને ગરીબ જ રાખવો છે, અને એની પાછળનું રીઝન બહુ સહેલું છે. they badly needed and the whole thing dependent on support of Instagram. ઇન્સ્ટાગ્રામે અભિજીત દીપકેને રાતોરાત 2 કરોડ ફોલોવર અપાવી દીધા. હાઉ? કે ઓનલી હિઝ પ્રોટેસ્ટ વિડીયો વોઝ હાઇલાઇટેડ એવરીવેર ઇન ઇન્સ્ટાગ્રામ, અને બાકી બધાના જે પ્રોટેસ્ટ વિડીયો હતા જુદા જુદા મુદ્દા પર, ઇન્સ્ટાગ્રામ સપ્રેસ ધેમ કમ્પ્લીટલી. એટલે એક જ, એટલે જેટલા લોકોના માઇન્ડમાં ધૂંધવાટ છે, પ્રોટેસ્ટ વિડીયો છે, એને એક જ વિડીયો દેખાય, અભિજીત વિડીયો દીપકેના, એનો કોકરોચ પાર્ટીનો ને વગેરે. ઇમિડિયેટલી એવરીવન ગોટ ટુવર્ડ્સ હિમ. જેમ અંગ્રેજોએ કર્યું હતું કે મોહનભાઈ સિવાય બધાનું કવરેજ મીડિયામાંથી કાપી નાખ્યું. સો મોહનભાઈ બીકેમ ધ માસ લીડર ઓલ ઓફ અ સડન. તો આ રીતે આખું ઇન્સ્ટાગ્રામને આ બધા વસ્તુ નથી જોતી. ઇન્સ્ટાગ્રામ ડઝ નોટ વોન્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓનર્સ. They don't want ballot paper, they don't want mineral royalty કે નાગરિકના ખાતામાં સીધી જાય, સરકારી જમીનનું ભાડું સીધું નાગરિકના ખાતામાં જાય. they cancelled. એટલે એ લોકો ચોખ્ખું જોતા હતા કે આ વસ્તુ ઇન્સ્ટાગ્રામના માલિકને નહીં ગમે, આ વસ્તુ ઇન્સ્ટાગ્રામ. આપણે જેમ આપણામાં ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ને કે ન્યૂઝપેપર્સ આર વેરી ન્યુટ્રલ, પત્રકારો એમ જ કહેતા હોય છે અમે તો સાચું લખીએ છીએ, લોકોને જે ગમે છે એમ લખીએ છીએ. એવું નથી હોતું. પત્રકારોનું અને છાપાના માલિકોનું એકદમ મોટિવેટેડ એંગલ હોય છે. And the same way Instagram is worse than every media world has seen so far. તમને એમ લાગે કે આ છાપું ખરાબ, આ છાપું ખરાબ, અરે ભાઈ હજુ તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ને ફેસબુક ને જોયા નથી. નહીં એટલે નહીં, we have to question this. But Sonam Wangchuk is he a hero or Don't expand the entire world. so is Sonam Wangchuk a hero or a villain? Is Anna a hero or a villain? કે જે અન્ના એમ કે બેલેટ પેપર નથી, અન્ના આજે બેલેટ પેપરનો વિરોધી છે, ધેટ ઇઝ ઓકે.
કે બેલેટ પેપરની વાત મારા મંચ ઉપર જ નથી કરવાની. વિરોધ કરે છે એનું સારું, હું તો કહું છું તમે વિરોધ કરો ને બેલેટ પેપર. So we have to focus that these people, are they working for poor people of India, or are they focusing on the interest of Instagram owner? That is first what we have to say. અને ઘણું બધું હવે એમાં ક્લિયર થશે કે on and on every angle they are opposing poor people of India. ના ના બરાબર. ના ના, આમાં આ બંને મિત્રોનો જવાબ આવે છે. પહેલી વસ્તુ તો એ કે મેનેજમેન્ટની દ્રષ્ટિએ તમારો ગોલ એક હોવો જોઈએ. એટલે તમે 10 ઇશ્યુઝ લઈને જો પ્રમોશન પ્રોવાઈડ ના કરો કે વિરોધ કરો તો તમારા બધા ઇશ્યુ ડાયલ્યુટ થઈ જાય. એટલે આ બરોબર સાચું હતું કે વિદ્યાર્થીઓએ ફક્ત એક ઇશ્યુ લીધો અને એક જ ઇશ્યુ પર એમને પોતાનું ધારું કરાવ્યું અને એમને રાજીનામું લીધું. હું જાણું છું કે રાજીનામું લીધું એટલે બધું સવાલ નથી થઈ હતું, પણ આ જે રાજીનામું લીધું એમાંથી જે જોર મળ્યું છે એ ધીમે ધીમે એક પછી એક બીજા ઇસ્યુઝ લાવી શકશે. અને છેલ્લી વસ્તુ એ કે એમને કહ્યું ને કે ભાઈ આ જે ચૂંટણી જીત્યા છે એટલે લોકોનો સહકાર છે, લોકોને બીજેપીમાં વિશ્વાસ છે, ખોટું છે. એ લોકો ચૂંટણી તો બંદૂક જાણીએ જીતી શકાય અને એવું જ થયું છે ને. લગભગ તમે જુઓ તો મની અને પાવર એ બેનો ઉપયોગ કરીને બધાની પાસે પેલું એક જણે બહુ સરસ કહ્યું કે તમારું માથું સિંહના મોઢામાં હોય ને તો તમે નેગોશિએટ નથી કરી શકતા. આ જ વસ્તુ લાગુ પડે છે. અને એટલા માટે આ જે ટેકનોલોજી આવી શરૂઆત થઈ કોંગ્રેસના વખતમાં, પણ એનો મોટો દુરુપયોગ આ જે ચક્ર હતું સુદર્શન ચક્ર, એનો દુરુપયોગ સૌથી વધારે આ લોકોએ કર્યો. અને એટલે ચૂંટણી જીતે છે કે લોકોનો પ્રેમ જેટલા માટે નથી ભાઈ. આમાં એમનો જે પોઈન્ટ હતો ને એમાં એ હતું કે તમે આંદોલનને કાઉન્ટર કરવા માટે એમ કહો કે પ્રોગ્રામ લાવો, શું સુધારા જોઈએ, એ ના ચાલે. એ તમારે આ કરવાનું છે અને તમે નથી કરતા એની પાછળ. પણ ઈવીએમ માં ખરાબીની પૂરી સંભાવના અને એવા ઉદાહરણો પણ સામે આવે. તમે બંધ કર્યો પણ દુર્ભાગ્ય વશે સાબિત નથી થઈ ખૂબ સારી રીતે. પણ મારું કહેવાનો તાત્પર્ય જનરલ હતું કે તમે કોઈ પણ નેતાને ચૂંટો, તમે કોઈ યુપીમાં જો સમાજવાદીને ચૂંટો હો તો એના માટે આ એક સેમ તમારી મેન્ટાલિટી અને તમારો દૃષ્ટિકોણ હોવો જોઈએ. તમે કેરળમાં કોઈ લેફ્ટિસ્ટને ચૂંટો હો તો ત્યાં પણ આ જ હોવું જોઈએ. મતલબ વાત અથવા તો એંગલ સંકીર્ણ નહોતો, એ વિવર્તિત હતો કે જે પણ ચૂંટો એ ચૂંટાઈને આવે કે પછી ગડબડી ઈવીએમમાં કરીને ચૂંટાઈને આવે એ પછીનો ખ્યાલ છે. પણ એ ચૂંટાયેલો છે, એ ત્યાં બેઠો છે, તો તમારે આપણી ફરજ, જનતાની ફરજ આ પ્રકારે હોવી જોઈએ. એટલા માટે. અચ્છા ભાઈ, મારું અચ્છા પ્લીઝ. ના બસ આરો પ્લીઝ. એટલે મારે બી બહુ નથી કહેવું, પણ આઈ થિંક એટલે જયારે મુવમેન્ટ શરૂ થયું ત્યારે બી અમે લોકો ચર્ચા કરતા હતા અંદર કે લાઈક સપોર્ટ તો કરીએ જ છે અમે ઓબ્વિયસલી, કારણ કે ઇશ્યુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બધું, બટ લાઈક કેટલું આગળ સુધી જશે અને આનાથી કેટલો ઇમ્પેક્ટ આવશે. ત્યારે બી અમારો મેઇન વાત હતો કે અમારી જનરેશનને એટલીસ્ટ જો પોલિટિસાઇઝ કરે, જો શીખવાડે કે રસ્તા પર આવી શકાય, પ્રોટેસ્ટ કરી શકાય. કે છેલ્લો મેજર પ્રોટેસ્ટ જે સીએ વખતે થયો ત્યારે એટલીસ્ટ અમારી એજ ગ્રુપ એટલી ઇન્વોલ્વ નહોતી, અમે બહુ નાના બી હતા, સો અમે જોયું નથી કે લોકો આયા છે રસ્તા પર ને બધું. પછી કોરોના આવ્યો, પછી આ લોકો પાછા ઇલેક્ટ થયા અને એમાં પ્રોટેસ્ટ એવું થયું નથી. અને આઈ થિંક આ પ્રોટેસ્ટ નો લાઈક શશી જેમ કીધું કે ઇટ્સ અ સિમ્બોલિક વિક્ટરી. એ કઈ એવી વિક્ટરી નથી કે એનાથી કઈ બહુ બદલાઈ જશે. લાઈક આપણે વાત બી કરી કે અત્યારે નવા આયા એ બી એનથી બી ખરાબ છે ને એવું બધું. અને સીજેપીએ પ્રોટેસ્ટ તરત કોલ ઓફ બી કરી દીધો. એટલે આઈ થિંક અ લોટ ઓફ અમે લોકો જે બી પ્રોટેસ્ટમાં એટલીસ્ટ અમદાવાદમાં જે લોકો ઇન્વોલ્વ હતા અને જે બી વોટ્સએપ ગ્રુપ્સ બન્યા જેમાં ચર્ચા થઈ રહી હતી કે પ્રોટેસ્ટમાં આગળ કઈ રીતે કરીએ ને બધું,
તો એમાં એ જ ચર્ચા થઈ રહી હતી કે ભલે અત્યારે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ બટ પ્રોટેસ્ટ વી શુડ કન્ટિન્યુ એન્ડ વી શુડ એટલીસ્ટ ડિમાન્ડ કે જે પોલીસ બ્રુટાલિટી થઈ દિલ્હીમાં જે 20 જુલાઈએ એ એટલીસ્ટ એની અગેન્સ્ટ અમે ઉભા રહી શકીએ જ્યાં સુધી લાઈક એની સામે કઈ એક્શન ના લેવાય. વી કેન ફિગર આઉટ કે એક્ઝેક્ટ શું ડિટેલ્સ છે ઓફકોર્સ, કારણ કે દિલ્હી બેઝ મુવમેન્ટ હતી તો એ સીજેપીના કોલ ઉપર જ ચાલી રહી હતી. બટ અગેન આઈ થિંક મારા માટે બિગેસ્ટ લાઈક ટેક અવે ફ્રોમ ધ પ્રોટેસ્ટ ઇઝ કે હવે ગ્રુપ્સ છે જ્યાં ચર્ચા થઈ રહી છે where like people of our generation can connect to other people who would want to protest or would want to have some like કંઈક વિરોધ બતાડી શકે. So I think that is one part of the victory, but I think another thing is કે એ લોકો I think ઘણા લોકો જે વાત કરી રીતે નેરેટિવ ચેન્જ કરવાની બી ટ્રાય કરી જ રહ્યા છે. સો મેની અત્યારે તમે જોયું હશે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જ રિઝર્વેશન હટાવો આંદોલન કરીને એક પેજ બતાવ્યું જેના કંઈક 5-6 મિલિયન ફોલોઅર થઈ ગયા ઓલરેડી કંઈક એક અઠવાડિયામાં. અને જે બી ગ્રુપ્સ હતા જેમાં અમે પ્રોટેસ્ટની ચર્ચા થઈ રહી હતી એમાં બધે આ રિઝર્વેશનની મુદ્દો આવી ગયો અને એમાં 4-5 લોકો હોય જે આખો દિવસ રિઝર્વેશન પર વાતો કર્યા કરે, રિઝર્વેશન ઉપર રીલ મોકલ્યા કરે અને એમની ફેક ન્યૂઝની રીલ હોય તમે કોલ આઉટ કરીને કહો કે આ ફેક ન્યૂઝ છે તો બી એ લોકો મોકલે જ કરે. તો એટલે ક્લિયરલી એવું બેડ ફેથ એક્ટર્સ અમુક એ લોકોએ પ્લાન કર્યા છે બધે અને હુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સોર્ટ ઓફ શિફ્ટ ધ નેરેટિવ. અને આઈ થિંક સ્ટુડન્ટ્સની વાત છે એટલે આઈ થિંક રિઝર્વેશનનો મુદ્દો એવો છે કે જે હજુ બી એટલીસ્ટ અપર કાસ્ટ જે જનરલ કેટેગરી ની જે બી એ છે એમાં બહુ ડિવાઈડ થયું છે કે એમને એક આપણે કારણ કે હ્યુમેનિટી એજ્યુકેશન બી સ્ટ્રોંગ નથી. જે આઈ થિંક ઘણા બધા લોકો વાત કરી કે જસ્ટ એજ્યુકેશન રિફોર્મની જે વાત હતી પ્રોટેસ્ટમાં શરૂઆતમાં એની પર બી પાછો મુદ્દો આઈ થિંક લાવવો જોઈએ કારણ કે સીટ નથી અને એ લોકો ઇન્ટરપ્રિટ કરે છે કે અમને અનફેર મળે છે કે જેવી છે. પ્રોબ્લેમ એ છે કે સીટ્સ જ નથી આપણી લાઈક વી ડોન્ટ હેવ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. આટલો બધો ખર્ચો વી આર ડુઈંગ ઓન રેન્ડમ પ્રોજેક્ટ્સ, આપણે એડ્યુકેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ નથી કરી રહ્યા. જે એક્ઝામ સિસ્ટમ અત્યારે છે ઓલમોસ્ટ એટલીસ્ટ હું હ્યુમેનિટી સ્ટુડન્ટ છું તો હ્યુમેનિટીઝની વાત કરું તો સીયુઈટી અત્યારે તે જસ્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ 2 વર્ષ 3 વર્ષ પહેલા કે 4 વર્ષ પહેલા કે વોટ એવર. બટ એ બી લાઈક વોટ એવર પ્રોફેસર્સ જેની જોડે વાત કરી દે આર સેઇંગ કે ધીસ ઇઝ નોટ અ કરેક્ટ સિસ્ટમ ટુ જજ એની હ્યુમેનિટી સ્ટુડન્ટ્સ. જ્યાં ઇન્ટરવ્યુઝ થતા હતા પહેલા કે જ્યાં કોલેજીસ પોતાની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ તરીકે લઈ રહી હતી એ બધું હવે સ્ક્રેપ થઈને ઇટ્સ જસ્ટ બેઝડ ઓન ધીસ ન્યૂ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ વિચ ઇઝ મેં બી આપી છે એક વખત માસ્ટર્સ માટે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ રેન્ડમ બંચ ઓફ ફેક્ટ્સ જેને પૂછી રહ્યા છે. ઇટ્સ અ પ્યોર લક બેઝડ એન્ડ મેમરી બેઝડ એક્ઝામ. એનથી there is no actual merit involved in deciding who is like sort of answering that exam. And again merit નો પોતાનો question is also something that બધે ડિબેટ થઈ રહ્યો છે but like again that's like going out of topic. But I think talking about this protest itself I think we need to make sure કે જે connections બન્યા છે લોકો સુધી વાત પહોંચી and I think symbolic victory itself is one thing કે લોકો સુધી મેસેજ પહોંચે કે there can be some victory, some possibility of victory. Because a lot of people જેની જોડે મેં વાત કરી during the protest were like એનું કંઈ થવાનું નથી, why waste our time, આપણે જોઈને ખોટા ડિટેન થઈ જઈશું, it's just a waste of our future. પણ I think એના બી against એક sort of hope મળી, so I guess that's also a plus point. અચ્છા ભાવિકને કઈ કહેવું કે ભાવિક ના ના મારા ટાઈમ કરતા હવે પણ ટૂંકમાં કરજો બસ એટલું જ પણ કરજો ખરા. સૌથી પહેલા તો ગુજરાતીમાં જ વાત કરું છું કે મારો જે અનુભવ છે આંદોલનમાં કે સૌથી પહેલી વાર હું ડિટેઇન થઈ એમ એટલે આ પ્રોટેસ્ટમાં. હાલો અભિનંદન. એટલે સૌથી પહેલી જે શરૂઆત છે કે યુવાનોમાં વિદ્યાર્થીઓમાં કેવી શક્તિ હોય એમ એક સંગઠિત શક્તિ શું ન કરી શકે. અને જ્યારે અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં હતા ત્યારે તમને એવું નથી લાગતું કે તમે પોલીસ સ્ટેશનમાં છો એમ એટલે હચમચાવી મૂકી એમ એટલે યુવાનોની શક્તિ શું હોય. ને બીજી વસ્તુ એ જોયું કે આપણે એવું કહીએ છીએ કે પરિવર્તન શું આવશે આમ તેમ તો હું જ્યાં સુધી માનું છું ત્યાં સુધી પરિવર્તન રાતોરાત નથી આવતું, એક પ્રોસેસ છે એમ. પણ એક જ વાત મને મેઘાણીની યાદ આવે અત્યારે યુગ વંદના પરથી કે આવનારા નવા યુગને વંદન, તો આ સમય છે આવનારા નવા યુગને વંદન કરવાનો. તો ધીમે ધીમે આ પ્રોસેસ છે થશે. અને એક વસ્તુ છે કે વિદ્યાર્થી શક્તિ જયારે ભેગી થાય ને છાત્રની શક્તિ આખા દેશમાં ખૂણે ખૂણેથી જે વિદ્યાર્થીઓને ઘરેથી પરમિશન હતી નથી પણ બધા જ જોડાયા હતા કેમ આવનારા નવા યુગને વંદન કરવા માટે. લગભગ 300-400 જેટલા એક જ ત્યાં અહીંયા ગુજરાતી યુનિવર્સિટી. આમાં એવું છે ભાવિકને છે ને
ભાવિકના ડિટેન્શનનો પહેલો અનુભવ નથી એટલે બહુ ઉત્સાહથી નહીં બોલી શકે. મારે મારે એકચ્યુઅલી મારે ખાલી એટલું જ કેવું છે કે આપણે માન લો કે આ શું કહેવાય કે આ જે સ્ટુડન્ટ્સ મુવમેન્ટ જે થયું એના આપણે મેરિટ્સ ડિમેરિટ્સ એના આઉટકમ આ તે બધું એ બધાની ચર્ચા કરીએ, પણ મને એના કરતા વધારે એટલું જ લાગે છે કે આ આંદોલનનો જે મેસેજ છે એ લેવો બહુ જરૂરી છે. અને આ આંદોલન થકી સ્ટુડન્ટ્સે ખરેખર તો દે હેવ નોક્ડ ધ સિવિલ સોસાયટી ઓફ અવર કન્ટ્રી, અને સિવિલ સોસાયટીને કીધું છે કે ભાઈ ડરો નહીં, આવો બહાર આવો, લડો, અમે તો અમારો રોલ પ્લે કર્યો છે, નાવ ઇટ ઇઝ ઓન યુ ટુ પ્લે યોર રોલ. સરસ. હવે સર મારું સૂચન શું છે રથભાઈ અને મીનાક્ષી બધા મિત્રોને, કે આપણે આજે એક નાગરિકોની સભા તરીકે એક નાનો 4-5 લીટરનો ઠરાવ કરીએ. આ જંતર મંતર પહેલનું અભિવાદન કરતો અને રિપ્રેશન જે થયું છે તેની તપાસ અને દુરસ્તી માંગતો, અને હવેના દિવસોમાં આ લોકચેતના આગળ ચાલશે એવી આશા અને શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરતો. એક આજનો પછી તમે 4-5 લીટી આ રીતની ડ્રાફ્ટ કરજો અને અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંનેમાં તમે રિલીઝ કરી દેજો. આજે આપણે એઝ સિટીઝન્સ વી હેવ ડિસાઇડેડ, આ બધા આપણે બધાની લાગણી, બીજા ડિટેલ જે જૂના પોઈન્ટ છે બધા જુદા જુદા પોઈન્ટ છે, કે પણ આપણે એટલીસ્ટ આટલું તો કરી શકીએ. સારી રીતે બધા આપણે વાત કર્યા. સેલિબ્રેટ ને ફીલ કરવું પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. દેર ઇઝ ઓલવેઝ શેડો, અને એક છાયા બધું હોય, બધું લાઇટ એન્ડ શેડ. વિક્ટરી પછી પણ એક શેડો હોય છે, શેડો ઓફ ડિફીટ. અને એટલે ફાઇનલ વિક્ટરી ક્યારે છે જ નહીં. ફેલ્યુઅર પિલર ઓફ સક્સેસ. એટલે બધા ફેલ્યુઅર મને સક્સેસ સાથે ફેલ્યુઅર પણ ચાન્સ હોય છે, કંઈ ચૂકી જવાની ચાન્સ હોય છે. અને સંશય જે સંશય કે મને જે ટુ બી ડાઉટફુલ, મને મારે જે વિશ્વાસ ના કરું એ પણ બને. બધું આપણે આઝાદી પણ લડ્યા પછી પણ આપણે લાગે કે આપણે પરાધીન પણ થઈ ગયા. તો લડત તો ચાલુ જ છે ને. તો આપણે લડત ચાલુ રાખવાનું છે. જે મેસેજ જે મળ્યા છે, સિંગલ મેસેજ જે મળ્યા છે, જે હિરોઇઝમ જે સ્ટુડન્ટનું જે આપણે જોયા છે, એના સાથે ઘણા બધા મેસેજ એની અંદર છે છુપાયેલા. બટ આજકાલ જે બધા આપણા કદાચ સારા, મને મેઘાણી જેવા કવિ નથી, કાળ જાગે એવા કવિતા લખે કદાચ નથી, એટલા માટે આપણે કદાચ ફીલ નથી કરી શકતા કદાચ. પણ સંશય અને જોતા એક સંશય પણ મનમાં આવી જતા હોય છે. એટલે મને લાગે છે કે એનીવે લિમિટેડ વિક્ટરી, બટ વિક્ટરી એન્ડ ઇટ ઇઝ સ્પિરિટેડ વિક્ટરી. સો એટલા સુધી એ લોકો કરી શક્યા. આપણે જ્યારે શિક્ષણના મુદ્દા પર લિમિટેડ હતો, પણ એકચ્યુઅલી એને જે 12 વર્ષનો આખો ભય તોડી નાખ્યો ને. આપણે જો શાહીન બાગમાંથી પસાર થયા, સિંધુ બોર્ડર પર કિસાન તરફ પસાર થયા, બધું. પણ આ પહેલી વાર આની સાથે એ આખો શાસનનો ભય તૂટી ગયો. એ બહુ જ અગત્યનું થયું. ઓકે, આજની વિક્ટરીના સેલિબ્રેશનનું કન્ટ્રીબ્યુશન જયસુખભાઈ તરફથી છે, એ માટે ફરીથી